चमकती आंखों के साथ झाओ ने कहा, ये कुछ ऐसा है जिसका हमें परीक्षण करना चाहिए, है ना? दादाजी ग्रीन, क्या मरे हुए को भी वह करने में सक्षम नहीं होना चाहिए जो आपने अभी कहा था? जैसे ही उसने सिर हिलाया, ग्रीन की आंखें भी चमक उठीं। मास्टर, हमें तुरंत आयरन माउंटेन महल जाना चाहिए जहां कुछ आध्यात्मिक जानवर हैं जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया है। आइए देखें कि क्या ये प्रभावी है। झाओ सहमत हो गया और एक विचार के साथ वह ग्रीन और मेग के साथ महल चौक में टेलीपोर्ट बिंदु तक गया। उन्हें लिविंग रूम में मेरिन नहीं मिला, नहीं उन्हें वहां रॉकहेड और ब्लॉकहेड मिले। वे व्यस्त होंगे, महल में करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं। वे पहाड़ पर अल्फाल्फा के बीज बोने के अलावा तेल फलों के बीज भी लगाने की तैयारी कर रहे थे। अल्फाल्फा के बीज पहाड़ पर बोए गए थे और एक दिन वे उर्वरक बन जाएंगे जिससे मिट्टी बदल जाएगी ताकि अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए जा सकें। और उन्होंने आगे जो बोने का निर्णय लिया वह तेल वाले फलों के बीज थे। इन बीजों को अंतरिक्ष द्वारा संशोधित किया गया था ताकि इसमें कीटों के प्रति संवेदनशील होने की कमजोरी न रहे। बेशक वे कीटनाशकों से किसी भी कीट से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इससे फसलों में जहर फैल जाएगा। इन बीजों को बोने के साथ साथ दास महल की मरम्मत जैसे अन्य काम भी कर रहे थे। ये देखना आसान था कि अभी भी कई स्थान ऐसे थे जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता थी। ये बहुत बड़ा काम था। सौभाग्य से कुछ मरे हुए लोग मदद करने में सक्षम थे। यदि कोई व्यक्ति कुछ नहीं उठा सकता तो उसे मरे हुए व्यक्ति को उठाने दें। इस काम से निपटने के लिए झाओ ने जानबूझकर महल में 100 मानव सदृश लोगों को मरा हुआ छोड़ दिया था, जबकि शेष 200 लोगों को स्टोनी माउंटेन एस्टेट की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। तो अब दासों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए महल के चारों ओर 100 मानव सदृश मरे हुए और 400 मरे हुए आत्मा वाले जानवर घूम रहे थे जो किसी के घुसने की कोशिश करने की स्थिति में इसकी रक्षा कर रहे थे। जब झाओ लिविंग रूम में था, उसने उन सभी मरे लोगों को महल के बाहर उससे मिलने के लिए एक संदेश भेजा। ऐसा होने के बाद एन, जो महल की मरम्मत के लिए दासों के साथ काम कर रही थी, ने मरे हुए जादूगरों को एक दूसरे को सिर हिलाते हुए देखा और फिर वे महल से बाहर निकलने लगे। जहां तक उन 400 मरे हुए आत्मिक जानवरों की बात है जो पहाड़ के चारों ओर गश्त कर रहे थे, वे सभी एक स्थान पर एकत्रित होने लगे। ये सभी मरे जल्द ही झाओ के पास पहुंच गए। एक बार जब सभी मरे इकट्ठे हो गए तो झाओ ने अपने हाथ में भूत की छड़ी लहराई और कहा, फालाक्स। वे मरे हुए लोग तुरंत साफ सुथरी पंक्तियों में पंक्तिबद्ध हो गए जब तक कि उन्होंने एक वर्गाकार संरचना नहीं बना ली। झाओ फिर से डंडा लहराने से पहले अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कदम। फालानक्स धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन गठन के भीतर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये चाकू की तरह साफ सुथरा और धारदार रहा। झाओ के आदेश से वे सभी तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन संरचना अपने बॉक्स आकार में ही रही। कोई भी बहुत तेज या बहुत धीमी गति से नहीं चला। ग्रीन ये सब देखकर उत्साहित हो गया। उनके कबीले के लिए यह एक अप्रत्याशित घटना थी। ये मरे हुए वास्तव में एक ऐसी संरचना में मार्च कर सकते हैं जो अराजकता में नहीं टूटती, एक घुड़सवार सेना बनाती है। ये सचमुच महत्वपूर्ण था। घुड़सवार सेना के साथ लड़ाई कैसी होगी, इसके बारे में सोचना रोमांचक था। झाओ ने गठन बदलना जारी रखा। एक बार जब उसे समझ में आ गया कि यह सुविधा क्या कर सकती है, तो उसने मरे हुए लोगों को अपना व्यवसाय करने के लिए खुला छोड़ दिया। फिर वह ग्रीन के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला गया। झाओ और ग्रीन के बैठने के बाद मेग ने उनके लिए 2 कप चाय बनाने की पहल की। ग्रीन अभी भी उत्साहित था और उसने कहा, मास्टर, ये सुविधा वास्तव में उपयोगी है। जब तक हमारे पास यह है, न केवल बुडा कबीले के पास घुड़सवार सेना होगी, बल्कि ये दुनिया की सबसे अच्छी घुड़सवार सेना होगी। ये सुविधा अधिकतम करने में सक्षम है एक घुड़सवार सेना को क्या करना चाहिए इसकी क्षमताएं। झाओ ने सिर हिलाया। हालांकि वह पहले कभी सेना में नहीं था, न ही वह कभी युद्ध के मैदान में था, फिर भी वह सेना से जुड़ी चीजों का प्रशंसक था। अपने पिछले जीवन में वह अक्सर युद्ध के बारे में टीवी कार्यक्रम देखा करते थे। ठंडे हथियारों के युग में बंदूकों और तोपों से पहले एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित घुड़सवार सेना पूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। यदि बुडा कबीले के पास इतनी शक्तिशाली घुड़सवार सेना होती तो इस दुनिया में कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इस दुनिया में सबसे मजबूत विशेषज्ञ 9वें स्तर के लोग थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनकी तुलना पृथ्वी पर मौजूद परमाणु हथियारों से की जा सकती थी। हालांकि 9वें स्तर के विशेषज्ञों को इतनी आसानी से युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया था। उन्होंने निवारक की तरह अधिक कार्य किया। यदि कोई कबीला जीवन या मृत्यु की स्थिति से पीड़ित नहीं था तो वे आमतौर पर अपने 9वें स्तर के विशेषज्ञों को नहीं भेजेंगे। अधिकांश समय ये विशेषज्ञ स्वर्ग के नियमों को समझने की कोशिश करते हुए बंद दरवाजे की खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्हें 10वें स्तर तक सफलता हासिल करने की उम्मीद थी। सभी का मानना था कि जब आप 10वें स्तर पर पहुंचेंगे तो आप देवताओं के दायरे में होंगे और देवता बन जाएंगे। इस कारण से 9वें स्तर के लगभग सभी विशेषज्ञ अपने प्रयासों को खेती पर केंद्रित करेंगे और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। अमर जीवन प्राप्त करना और अजेय बनना ही उनका लक्ष्य था। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में आपको महाद्वीप पर 9वें स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं दिखेगा। 8वें स्तर के विशेषज्ञों को युद्ध के लिए भेजा जाना और भी दुर्लभ था। दूसरे शब्दों में, जब किसी कबीले की शक्ति की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज उनके सैनिक थे। महाद्वीप में कुलीनों को निजी सैनिक रखने की अनुमति थी, विशेषकर उनकी जागीरों में। जब तक आप साम्राज्य को अपना कर चुकाते हैं और विद्रोह नहीं करते, तब तक आप अधिक निजी सैनिकों को जुटाना जारी रख सकते हैं। राजा आमतौर पर इस पर अपनी आंखें मूंद लेता था, क्योंकि आखिरकार ये महान कुलीन कुल इतने लंबे समय से अस्तित्व में है कि अगर राजा उन्हें नियंत्रित करना भी चाहे तो भी वह ऐसा करने में शक्तिहीन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कुछ रईसों के पीछे 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। भले ही उनके विशेषज्ञ ने कुछ नहीं किया और सिर्फ निवारक के रूप में काम किया, कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। इस कारण से बुडा कबीले को निर्वासित कर दिया गया था। उनकी शक्ति बहुत पतली थी। हालांकि उनके पास 8वें स्तर के 2 विशेषज्ञ थे, ग्रीन और मेरिन। ये 9वें स्तर के विशेषज्ञ के समान नहीं था जो उन्हें नष्ट होने से बचा सकता था। लेकिन अगर बुडा कबीले के पास महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना होती तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि एक्सू साम्राज्य का राजा भी आसानी से उन पर हाथ नहीं डाल पाएगा। ग्रीन के चेहरे पर अभी भी उत्साह का भाव था। उन्होंने कहा, लेकिन बहुत से मरे हुए लोग सवारी के लिए उपयुक्त नहीं हैं। देखें कि क्या नशे में धुत और वे काले जादूगर सड़े हुए दलदल से किसी बड़े उच्च स्तरीय आत्मा वाले जानवर को पकड़ सकते हैं तो हम करेंगे। मेरे पास सवारी करने के लिए बहुत सारे जानवर हैं और उनके साथ घुड़सवार सेना खड़ी है। झाओ ने कहा, हाँ, लेकिन अब हमारे पास न केवल आध्यात्मिक जानवरों की कमी है बल्कि प्रशिक्षित सैनिकों की भी कमी है। ग्रीन का चेहरा डूब गया। हाँ, दुर्भाग्य से हमारे पास घुड़सवार सेना प्रशिक्षण वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इस योजना को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
कोई बात नहीं, हम बस धीरे धीरे एक घुड़सवार सेना तैयार कर सकते हैं। अभी समय है, जब तक हम लॉरा के साथ कुछ व्यापार करते हैं और अधिक सोने के समर्थन से हम अंततः एक घुड़सवार सेना स्थापित करने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। हरे ने सिर हिलाया। एक बार जब हम अधिक पैसा कमा लेते हैं तो हम कुछ और दास खरीद सकते हैं और शायद कुछ युद्ध दास भी खरीद सकते हैं जिनके साथ हम घुड़सवार सेना स्थापित कर सकते हैं। युद्ध दास पराजित सैनिक थे जिन्हें गुलामी में धकेल दिया गया था। ऐसे लोगों में युद्ध कौशल अच्छा होता था। ऐसे लोग भी होते थे जो 5वें स्तर के योद्धा होते थे। हालांकि उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। सामान्य दासों को लगभग 10 सोने के सिक्कों में खरीदा जा सकता था, जबकि युद्ध दासों की न्यूनतम कीमत 1000 सोने के सिक्कों की होती थी। कुछ ऐसे भी थे जो इतने महंगे थे कि उनकी कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से भी अधिक थी। जब सामान्य दासों की बात आती है तो दास मालिक आमतौर पर उन्हें फफूंद लगे चावल जैसी चीजें ही खिलाते हैं, लेकिन सैन्य कौशल वाले दासों के लिए ऐसा नहीं था। युद्ध दासों के साथ आमतौर पर बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि कुछ के पास स्वतंत्र आम लोगों की तुलना में बेहतर रहने की स्थिति भी थी। सामान्य दासों और युद्ध दासों के बीच यही अंतर था। ये कहा जा सकता है कि अब बुडा कबीले के लिए युद्ध दास खरीदना असंभव होगा, भले ही उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया हो। युद्ध दासों के साथ घुड़सवार सेना बनाने के लिए उन्हें बहुत अधिक सोने की आवश्यकता होगी। उन अमीर अमीरों की नजर में जिनके पास लाखों सोने के सिक्के थे, बुडा कबीला लगभग भिखारियों जैसा था। दोपहर के समय रॉकहेड और ब्लॉकहेड साथ ही मेरिन महल में लौट आए। उन तीनों ने एन से सुना कि झाओ और ग्रीन वापस आ गए हैं। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें पता था कि झाओ अंतरिक्ष में रह रहा था। झाओ और ग्रीन को लिविंग रूम में पाकर मेरिन तेजी से उनके पास गई और पूछा, मास्टर ग्रीन, आप वापस क्यों आए? क्या कोई समस्या है? ग्रीन मुस्कुराया, सब कुछ अच्छा है, हम बस कुछ परीक्षण करने के लिए वापस आए हैं। फिर उसने मेरिन को समझाया कि वे क्या कर रहे थे और उसकी आंखें चमक उठीं। वर्षों से वह और ग्रीन बुडा कबीले की देखभाल में मदद कर रहे थे, इसलिए वह निश्चित रूप से समझ गई थी कि यह क्या दर्शाता है। लेकिन ग्रीन ने फिर उसे कुछ समस्याएं बताईं जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा, और ठंडे पानी के बर्तन की तरह मेरिन का उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। हाँ, ये वास्तव में बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम इसे युद्ध दास खरीद कर हल कर सकते हैं। वे दास आमतौर पर युद्ध के कैदी या कुछ कौशल वाले अपराधी होते हैं। वे अच्छे लोग नहीं हैं। युद्ध के मैदान में वे संभवतः हमारे लिए कुछ भी योगदान नहीं देंगे। ऐसे लोग बेकार हैं। मुझे लगता है कि कुछ सामान्य दासों को खरीदना और फिर उन्हें घुड़सवार कौशल के साथ प्रशिक्षित करना बेहतर है। आप इसे ऐसे कहते हैं जैसे यह आसान है, ग्रीन ने कहा। हम युद्ध दास क्यों नहीं खरीद सकते, लेकिन अन्य बड़े कबीले खरीद सकते हैं। बूढ़े आदमी, हमें अन्य बड़े कुलों के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास युद्ध दासों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत है। क्या हमें दासों के लिए हथियार खरीदने के लिए भी पैसे की जरूरत नहीं है? और हम कुछ सामान्य दासों को सवारी करने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकते? एक जानवर और उसे एक घुड़सवार सेना बनाओ। मुझे लगता है कि आपका तरीका सही है। साथ ही आम गुलामों को खरीदने की कीमत भी काफी सस्ती होगी। तब ग्रीन ने भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन एक समस्या है, वे गुलाम आमतौर पर मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करते हैं। योद्धाओं की तुलना में उनकी युद्ध प्रभावशीलता सीमित होगी। मेरिन थोड़ा मुस्कुराए, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। कुछ लोग जादू या मार्शल आर्ट नहीं जानते हैं, इसका कारण यह है कि उन्हें कभी इसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही उनके पास आमतौर पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो उनकी खेती में मदद कर सके। हालांकि मास्टर अंतरिक्ष में जादुई सब्जियां उगाने में सक्षम है। इन जादुई सब्जियों को खाने के बाद मैंने देखा कि जो गुलाम हमने पहले ही खरीदे थे वे और अधिक सक्षम हो गए हैं। अगर हम और गुलाम खरीदते हैं और उन्हें इन शर्तों के साथ बड़ा करते हैं तो मैं सोचिए कि कुछ सालों में वे ऐसे सैनिक बन जाएंगे जो हमारे लिए लड़ सकते हैं। ग्रीन को इस बार कोई आपत्ति नहीं थी। महाद्वीप पर उगाई गई सब्जियों की तुलना में अंतरिक्ष द्वारा उत्पादित जादुई सब्जियां वास्तव में अद्भुत थीं। उदाहरण के लिए, महाद्वीप में जादुई मूली को केवल सबसे आम जादुई सब्जियों में से एक माना जा सकता है क्योंकि इसमें निहित जादू बहुत छोटा था। यदि कोई जादूगर या योद्धा उन जादुई मूलियों में से एक को खा ले तो उन्हें अधिक लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अंतरिक्ष में उगाई जाने वाली जादुई मूलियां एक अपवाद थीं। उनमें शक्तिशाली जादू था जो महाद्वीप पर उगाए गए जादू से लगभग 5 गुना अधिक था। इस बिंदु पर उन्हें नहीं पता था कि अंतरिक्ष में कौन सी अन्य जादुई सब्जियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन उनमें मौजूद जादू की मात्रा जादुई मूली से कम नहीं होनी चाहिए, और वास्तव में इसमें से कुछ अधिक हो सकती है। ग्रीन की ताकत 9वें स्तर तक पहुंचने वाली थी और इसका जादुई सब्जियों से कोई संबंध नहीं था। इस विचार के साथ वे मदद नहीं कर सके, लेकिन झाओ की ओर मुड़े, जो थोड़ा मुस्कुराया। इसे संभालना आसान होना चाहिए। हमें बस जगह के समतल होने का इंतजार करना होगा, फिर हमारे पास रोजाना कई लोगों के खाने के लिए पर्याप्त जादुई सब्जियां होंगी। ये चिंता की बात नहीं है, झाओ ने फिर कहा, और यह सिर्फ जादुई सब्जियां नहीं है। ये भी संभव है कि अंतरिक्ष के अंदर नीली आंखों वाले खरगोश का मांस भी उपयोगी हो सकता है। कुछ गुलामों को योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करना मुश्किल नहीं होगा। झाओ ने जो कहा उससे ग्रीन और मेरिन की आंखें चमक उठीं। अंतरिक्ष की शक्ति से वे दासों को लगातार जादू युक्त भोजन जैसे सब्जियां और मांस खिलाने में सक्षम होंगे। यदि वे उनका उपयोग करते तो सैनिकों के प्रशिक्षण की प्रगति बहुत चिंताजनक होगी। यदि वे बड़े कबीले ऐसी कोशिश करेंगे तो यह असंभव होगा क्योंकि वे भी अपने आम सैनिकों को इतनी जादुई सब्जियां खिलाने में असमर्थ होंगे। ऐसा लगता है कि अभी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जगह को समतल करना है, फिर हम अधिक भूमि प्राप्त कर पाएंगे। ग्रीन ने कहा, अधिक भूमि का मतलब है अधिक जादुई सब्जियां, और इससे हमें अधिक आय प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी बुडा कबीले के लिए। लेकिन इसमें समय लगेगा, इसलिए हम केवल धीरे धीरे ही विकास कर सकते हैं। हमें अधीर नहीं होना चाहिए। मेरिन ने सिर हिलाया। हाँ, बुडा कबीले की नींव बहुत पतली है। हम अभी भी अपनी पहचान उजागर करने के लिए बहुत कमजोर हैं। अब भी हमारे खिलाफ एक रहस्यमय और शक्तिशाली दुश्मन लड़ रहा है। इस मामले में हम बहुत सावधान नहीं रह सकते हैं। झाओ सहमत हुए। भले ही हमारे पास घुड़सवार सेना बनाने की क्षमता हो, फिर भी हमें कदम दर कदम उठाना होगा, अन्यथा हम खतरे में पड़ जाएंगे। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं और हमें कम महत्वपूर्ण रहना चाहिए। मेरिन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह सिर्फ लॉरा के साथ काम करना और कुछ पैसे कमाना है, ताकि हम दुर्लभ पौधे खरीद सके जो मास्टर को अंतरिक्ष को ऊपर उठाने में मदद करेंगे। एक बार जब स्थान काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा तो यह मास्टर के शरीर से शून्यता के पानी को उठाने में सक्षम होगा, फिर आप जादू और मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी के लिए बुडा कबीले के स्वामी जादू और मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, कला घुड़सवार सेना बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है।
सभी ने माना कि मेरिन ने जो कहा वह सही था। यदि स्थान थोड़ा तेजी से समतल हो सकता है और झाओ के शरीर से वाटर ऑफ नथिंगनेस को थोड़ा पहले उठा सकता है तो ये बुढ़ा कबीले को उनकी निराशाजनक स्थिति से बाहर निकाल देगा। हरे ने सिर हिलाया। आह, मैंने नहीं सोचा था कि इस बूढ़ी औरत को मुझसे ज्यादा समझ होगी। ठीक है मास्टर, हमें स्टोनी माउंटेन एस्टेट वापस जाना चाहिए। लॉरा 2 दिनों में वापस आ जाएगी और हमें अपना सौदा इससे पहले पूरा करना होगा। अन्य व्यवसायों के बारे में बात करें, जैसे तैलीय फल, नीली आंखों वाले खरगोश और स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट बेचना। लॉरा के साथ काम करते हुए कुछ पैसे कमाना और चुपचाप कबीले का विकास करना असंभव नहीं है। हमें चुपचाप पैसा और शक्ति जमा करनी चाहिए, उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब हम उड़ सकता है। हाँ, दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय एक एकाधिकार व्यवसाय है। यदि हमारी अनोखी जादुई सब्जियां अच्छी कीमत पर बेची जा सकती हैं, तो पूरे महाद्वीप के बाजार पर हमारा एकाधिकार होगा। अधिक पैसा कमाना आसान होगा। हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, झाओ ने कहा। हरे ने सिर हिलाया। हमें अपना समय धीरे धीरे बुढ़ा कबीले को विकसित करने में लगाना चाहिए। जब से हमने गारन को हराया है, हम कुछ ज्यादा ही आशावादी हो गए हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमें विरोध करने की क्षमता के बिना ब्लैक वेस्ट में भेज दिया गया है। झाओ ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। उन्होंने उस स्थान का उपयोग गारन को हराने के लिए किया था और तब से वे बहुत अधिक आश्वस्त हो गए थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि अभिजात वर्ग ऐसे प्रतिद्वंद्वी नहीं थे जिनसे वे आसानी से निपट सकते थे। कुछ कुलीन कुल ऐसे थे जिनके पास 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे, और जो लोग ऐसा नहीं करते वे 9वें स्तर के विशेषज्ञ की मदद मांगने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार होंगे। पहले जब वे रईस बुढ़ा कबीले के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें उनकी मदद के लिए 9वें स्तर के विशेषज्ञ से पूछने की भी जरूरत नहीं थी। इतनी अधिक कीमत इसके लायक नहीं थी। वे बुढ़ा कबीले को ब्लैक वेस्ट में निर्वासित कर सकते हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं करने दे सकते हैं। हालांकि अगर उन रईसों को पता चला कि बुढ़ा कबीले ने बदलाव ला दिया है और उन्हें कुछ बड़े लाभ भी हुए हैं जो वे चाहते थे, तो शायद इस बार उन्हें 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भेजने की कीमत चुकानी पड़ेगी। झाओ ने देखा कि ग्रीन और मेरिन, जो 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे, कितने मजबूत थे। फिर 9वें स्तर पर कोई विशेषज्ञ कितना मजबूत था। झाओ ने इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। वह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में नहीं रह सकता था और कभी बाहर नहीं जा सकता था। एक बार जब वह चला गया तो 9वें स्तर का विशेषज्ञ उसे 1 सेकंड में नीचे गिरा सकता था। उस स्थिति में वे समाप्त हो जाएंगे। इस बारे में सोचते हुए झाओ ने एक सांस छोड़ी। आह हाँ, इस बार हम बहुत आशावादी हैं। ऐसा लगता है कि कम रहना अच्छा है। दादी मेरिन, रात में आपको अंतरिक्ष में आराम करना चाहिए। वहां अभ्यास करना आपके लिए अच्छा होगा। यदि बुढ़ा कबीले का 9वां स्तर होता विशेषज्ञ तो कोई भी हम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले 3 दिनों तक झाओ स्टोनी माउंटेन में रहा। उस समय में उसने अपनी मूलियों की 11 बार कटाई की थी। साथ ही उसे 2 जादुई आड़ू और तेल फलों के 2 और बैच प्राप्त हुए। अब झाओ को पर्याप्त मूली न होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अंतरिक्ष ने उसे लॉरा के साथ लेनदेन के लिए आवश्यक राशि से 10 गुना अधिक राशि दी थी। इसके अलावा अब उसके पास 300 परिपक्व खरगोश, 1000 खरगोश शावक, साथ ही 10 वयस्क स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट और उनके 600 बच्चे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झाओ 30,000 अग्नि मछलियां पालने में भी सक्षम था। पूरे आर्क महाद्वीप में 30,000 अग्नि मछलियां निस्संदेह बाल्टी में एक बूंद भी नहीं थी। यदि वह वास्तव में एक ही समय में 30,000 अग्नि मछलियां बेच देता तो इससे बहुत बड़ी सनसनी फैल जाती, क्योंकि 30,000 अग्नि मछलियां पैदा करने में 1 वर्ष लग जाता। झाओ कल्पना कर सकता था कि अगर बाजार में 30,000 अग्नि मछलियां भर जाएं तो क्या होगा। ये सभी महान रईसों को ये पता लगाने की कोशिश करने के लिए मजबूर करेगा कि वे कहां से आए हैं। यदि ऐसा होता तो बुढ़ा कबीले को पता भी नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जहां तक नीली आंखों वाले खरगोशों की बात है, झाओ का उन्हें बेचने का इरादा नहीं था। वह उन्हें उनके मांस के लिए रखना चाहता था ताकि वे दासों को अच्छा भोजन उपलब्ध करा सकें। आह, मांस गुलामों के लिए यह एक दुर्लभ चीज थी। ये कहा जा सकता है कि उनके पिता और यहाँ तक कि उनके दादाओं ने भी पहले कभी मांस नहीं खाया था। बेशक इसका संबंध केवल उन लोगों से था जो गुलाम के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब ये होगा कि उनका परिवार पीढ़ियों से गुलाम था। ये डेजी या एन के समान नहीं था, जो कभी स्वतंत्र आम लोग थे लेकिन फिर उन्हें गुलाम बनने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पहले भी मांस खाया था, जैसे नीली आंखों वाले खरगोशों या लंबे बालों वाले सुअरों का। इन 3 दिनों के भीतर झाओ ने बहुत सारा चारा खाया, लेकिन उसके लिए वह कुछ भी नहीं था। वह अपनी मूली के पत्तों से उस बड़ी रकम का प्रबंधन करने में सक्षम था। यह इसके लायक था क्योंकि न केवल नीली आंखों वाले खरगोश का स्वाद अच्छा था, बल्कि इस जगह ने उन्हें जादू या मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों के लिए भी उपयोगी बना दिया था। हालांकि मांस में उसकी सब्जियों के समान जादू का प्रभाव नहीं था, लेकिन वे काफी पर्याप्त थे। विशेषकर आग वाली मछली, उनका स्वाद बहुत अच्छा था और साथ ही कई फायदे भी थे। उनका प्रभाव नीली आंखों वाले खरगोश के मांस से भी अधिक आश्चर्यजनक था। अग्नि मछली का मांस खाना जादुई औषधि पीने जैसा था। स्केल्ड वाइल्ड बीस्ट को भी बदल दिया गया था। अब उनमें अद्भुत सहनशक्ति थी और उनकी दौड़ने की गति तेज हो गई थी। पहले वे पैक खच्चरों की तरह थे, लेकिन अब वे लगभग घोड़ों की तरह थे। ये सभी बदलाव अंतरिक्ष से संबंधित थे। इसने जानवरों को उनकी कमियों की भरपाई के लिए संशोधित किया था। ये निश्चित रूप से झाओ के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि इससे उन्हें एक मजबूत सेना स्थापित करने में मदद मिलेगी। इस 3 दिन की अवधि में झाओ कासा शहर की स्थिति पर नजर रखे हुए थे। शहर को परेशानी हो रही थी क्योंकि अब उनके पास कोई खुफिया नेटवर्क नहीं था, जिससे वे बहरे और अंधे हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास जनशक्ति नहीं थी, क्योंकि उनके हथियारे मर चुके थे और अब उनके लिए काम नहीं कर रहे थे। इस समय ग्रीन ने कुछ हथियारों को कासा शहर के बाहर छिपने की व्यवस्था की थी। वे स्टोनी माउंटेन पर हमला करने के लिए किसी को आने से रोकने के लिए वहां थे और वे लॉरा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी झाओ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात लॉरा के साथ सौदा था, इसलिए वह उसके वापस आते ही उसके बारे में जानना चाहता था। बेशक ये लॉरा के लिए भी एक परीक्षा थी। यदि वह वापस आती है और फिर उनसे मिलने जाने की पहल करती है तो यह उसका आभार प्रकट करेगा और झाओ को उसके साथ गहरा सहयोग बनाने के लिए मनाएगा। हालांकि अगर वह वापस लौटने पर उनसे मिलने नहीं आती है तो भी झाओ लॉरा के साथ सहयोग करेगा, लेकिन ये सिर्फ आकस्मिक होगा। चूंकि वे एक साथ काम करेंगे, झाओ को यह समझाने का एक तरीका खोजना होगा कि वह इतनी अधिक आग वाली मछलियां कैसे पालने में सक्षम था ताकि लॉरा को कुछ भी संदेह न हो। संपत्ति में पहले से ही कुछ छोटी आग वाली मछलियों के साथ गर्म झरने थे, लेकिन अब वह कुछ लाल पौधों को जागीर के आंगन की खाई में डालने की योजना बना रहा था। जहां तक ये सवाल है कि ये लाल पौधे कहां से आए, झाओ लॉरा को बताने वाला नहीं था और उसे विश्वास था कि वह नहीं पूछेगी। आखिरकार हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। 3 दिन जल्दी ही बीत गए और वे व्यस्त हो गए थे। हर दिन वह आयरन माउंटेन पर घाटी में भूमि में सुधार कर रहा था।
इसके अलावा उन्होंने मेरिन को परीक्षण में मदद करने की भी व्यवस्था की। यदि सड़े हुए दलदल वाले स्पिरिट जानवरों के विषाक्त पदार्थों के कारण ब्लैक वेस्ट में कुछ भी नहीं बढ़ रहा था, तो क्या खाई का पानी मकई के बीजों को अंकुरित होने और बढ़ने में मदद करेगा? इस स्थान ने महल के चारों ओर के पानी में सुधार किया था, जिससे इसे विषण प्रभाव मिला। हालांकि यह पानी स्थानिक पानी की तुलना में अधिक पतला था, इसलिए प्रभाव उतना अच्छा नहीं हो सकता था, लेकिन झाओ ये देखना चाहता था कि क्या ये काली मिट्टी को ठीक करने की समस्या को हल कर सकता है। चूंकि यह अंतरिक्ष के बाहर था, इसलिए उसे ये देखने के लिए कुछ दिन इंतजार करना होगा कि मक्का उगेगा या नहीं। इसके अलावा इस 3 दिन की अवधि के दौरान झाओ अक्सर ड्रंक और अन्य काले जादूगरों के संपर्क में आता था ताकि सड़े हुए दलदल में उनकी प्रगति की जांच की जा सके। वे 50 गज तक जाने में कामयाब रहे और उनका सामना कई मरे हुए आत्मिक जानवरों से भी हुआ। दुर्भाग्य से इन मरे हुए आत्मिक जानवरों का स्तर बहुत कम था। उनका कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें नहीं पकड़ा। दलदल में कुछ पौधे भी थे, लेकिन वे कुछ खास नहीं थे, इसलिए उन्हें इकट्ठा नहीं किया गया। वैसे भी झाओ ने उन्हें जल्दी नहीं दी। किसी को भी सड़े गले दलदल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए ड्रंक का काम सिर्फ इसका पता लगाना और समझना था। जहां तक ग्रीन की बात है, इन 3 दिनों में वह जंगलों में पौधे ढूंढ रहा था। दुर्भाग्यवश जो पौधे उसे मिले वे अधिकतर वही थे जो उसने पहले खोजे थे। उनमें से किसी ने भी जगह को समतल नहीं होने दिया। कासा शहर के आसपास के जंगलों को रौंद दिया गया था, इसलिए वहां बहुत सारे आत्मिक जानवर नहीं थे। वहां केवल कुछ निम्न स्तर के आत्मा वाले जानवर थे और वे अंतरिक्ष के लिए अधिक उपयोगी नहीं थे। जब ग्रीन इनमें से किसी भी आत्मिक जानवर को वापस लाया, यह आशा करते हुए कि वे स्थानिक खेत को समतल कर देंगे, तो अंतरिक्ष कहेगा कि उनमें कोई योग्यता नहीं थी और उन्हें मिटा देगा। झाओ को पता था कि स्थानिक खेत को समतल करना मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने चिंता नहीं की। अभी वह पहले से ही खेत में 1000 जानवर रख सकता था। ये संख्या निश्चित रूप से कम नहीं थी। भले ही खेत समतल न हो, यह उसके उपयोग के लिए पर्याप्त था। वह छोटे आकार के जंगली जानवरों के बजाय नीली आंखों वाले खरगोशों को पालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उनके मांस के अलावा वह सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए खरगोश के फर का भी उपयोग कर सकता था। यदि वह लौरा के साथ इन नीली आंखों वाले खरगोशों के साथ व्यापार कर सकता है, तो वह उन्हें बड़ी मात्रा में प्रजनन करने के लिए तैयार था। जहां तक आयरन माउंटेन की खदानों में इन खरगोशों को पालने की बात है, तो उसे ऐसा करने की कोई जल्दी नहीं थी। वह तब तक इंतजार करने के लिए तैयार था जब तक वह धौंकनी या तेल प्रेस मशीन जैसे कुछ उपकरण नहीं खरीद लेता। ये सिर्फ मूली के पत्ते नहीं थे, वह नीली आंखों वाले खरगोशों को कई चीजें भी खिला सकता था, जैसे तेल निकालने के लिए मशीन का उपयोग करने के बाद तेल वाले फलों के अतिरिक्त हिस्से। लेकिन चूंकि अब वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह इंतजार करने के लिए तैयार था। 3 दिन बाद रात में कासा शहर के बाहर इंतजार कर रहे हत्यारों ने झाओ को खबर भेजी थी कि लौरा वापस आ गया है। लौरा शांति से गाड़ी में बैठी थी, जबकि नियर उसके बगल में बैठा था। ये गाड़ी उस साधारण गाड़ी की तरह नहीं थी जिसका उपयोग वे मोंटेनेग्रो किले तक जाने के लिए करते थे, जहां उन्हें कम महत्वपूर्ण रहना पड़ता था। ये गाड़ी एक अलंकृत गाड़ी थी जिसे 4 बर्फीले घोड़े खींच रहे थे। स्नो स्टैलियन चौथे स्तर के जलात्मा जानवर थे। वे सामान्य घोड़ों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके पास कुछ जल जादुई तत्वों के साथ एक सफेद शरीर था। ये घोड़े विनम्र थे, इसलिए इन्हें वश में करना आसान था। एकमात्र समस्या ये थी कि वे बहुत महंगे थे। महाद्वीप में कुछ ऐसे रईस भी थे जो इनका खर्च वहन नहीं कर सकते थे। स्नो स्टैलियन स्टेटस सिंबल की तरह थे। जहां तक उस गाड़ी की बात है जिसमें लौरा बैठी थी, वह 2 परतों से बनी एक अलंकृत गाड़ी थी। बाहरी परत लोहे की ड्रिफ्टवुड से बनी थी। यह न केवल स्टील जितना कठोर था, बल्कि अधिकांश जादुई हमलों को भी रोक सकता था। भीतरी परत ब्रैड कॉटन से बनी थी। ये सामग्री एक बहुत ही विशेष पौधे से आई है, जो कपास की तरह मुलायम है लेकिन अत्यधिक लोचदार भी है। यह विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाने के लिए उत्कृष्ट था। दुर्भाग्य से ब्रैड कॉटन की उपज बहुत कम थी। महाद्वीप में एक औसत व्यक्ति इसे वहन करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको हजारों सोने के सिक्कों की आवश्यकता होगी, और 4 बर्फीले घोड़ों का कुल मूल्य 50,000 सोने के सिक्कों के बराबर था। इस महंगी गाड़ी में सवार होकर लौरा के चेहरे पर शांति थी। उसका लेनदेन पूरा हो चुका था। हालांकि उसका नुकसान छोटा नहीं था। उसने कुल 300 गार्ड खो दिए थे, और यदि झाओ नहीं होता तो वह स्वयं भी जीवित नहीं होती। और लौरा ने एक और बात नोटिस की। उसके कबीले के किसी व्यक्ति को मोंटेनेग्रो किले की उसकी यात्रा के बारे में पता चला होगा और उसने लोगों को उसके व्यवसाय में गड़बड़ी करने की व्यवस्था की होगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि सड़क शांतिपूर्ण नहीं होगी। हालांकि लौरा अभी प्रतिशोध नहीं लेना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि जो लोग उसके खिलाफ थे, वे उसके कबीले के उच्च वर्ग से थे या सिर्फ अन्य उत्तराधिकारियों में से एक थे। यदि यह कबीले के उच्च सदस्य होते तो परेशानी होती। वे लोग पूरे कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए अगर उसने वापस लड़ने का फैसला किया तो कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर यह वारिसों में से एक होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह ये देखने के लिए उनसे लड़ने के लिए तैयार थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस विचार के साथ लौरा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सकी। अगर यह बुद्धि की लड़ाई थी तो उसे डर नहीं था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह कुछ खो रही थी। एक मास्टर। उसके पिता केविन एक अच्छी पसंद नहीं थे, क्योंकि यद्यपि वह 7वें स्तर का जादूगर था और उसे एक विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन उसके पास वास्तविक युद्ध का अनुभव बहुत कम था। हालांकि उसके जादू का स्तर ऊंचा था, फिर भी उसे नहीं पता था कि युद्ध में क्या करना है। यह ऐसा था जैसे उसके पिता ने गलत करियर चुन लिया हो। एक जादूगर के बजाय उसे सिर्फ एक कीमियागर होना चाहिए था। एक मास्टर चुनने के बारे में सोचते हुए लौरा झाओ के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह एक रहस्यमय काला जादूगर था जो सचमुच अद्भुत था। उसने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि वह सभी बाधाओं को पार करने और कासा शहर के बगल में बसने में भी सक्षम हुआ। लौरा ने झाओ की पृष्ठभूमि की जांच की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे वह कहीं से बाहर आया हो। फिर भी वह ये पता लगाने में सक्षम थी कि कासा शहर के आसपास झाओ के साथ क्या हुआ था। ठीक इसी वजह से वह हाल की घटनाओं से जुड़ी रही। अब वह उन 2 लड़ाइयों के बारे में जानती थी जिनमें वह शामिल था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उसने आखिरी लड़ाई में ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। उसने झाओ की ताकत देखी थी, इसलिए वह जानती थी कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद नहीं थी कि वह गारन जैसे किसी व्यक्ति से निपट पाएगा। हर कोई जानता था कि हल्के जादूगरों को काले जादूगरों पर फायदा था, लेकिन इस मामले में प्रकाश जादूगर हार गया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जिससे कई लोग डर गए थे। सच कहूं तो लौरा को झाओ के साथ बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं हुआ। उसका समय बहुत संयोगपूर्ण था और ऐसा लग रहा था कि वह कासा शहर के बाहर रह रहा था, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा हो। इससे उसे संदेह हुआ कि उसके इरादे क्या थे।
हालांकि झाओ ने उसे बचाया, लेकिन यह मत भूलिए कि यह इमोर्टल मर्सेंट्री ग्रुप के मरे हुए काले जादूगर थे जिन्होंने उस पर हमला किया था, और झाओ खुद एक काला जादूगर था। कौन जानता था कि उनके बीच किसी तरह की मिलीभगत थी। जैसे ही नियर लॉरा के पास बैठी, उसने उसे भौहें चढ़ाते हुए देखा, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछ बैठी, मिस, आप किस दुखद बात के बारे में सोच रही हैं? लॉरा ने मुड़कर नियर के चेहरे का भाव देखा और हल्की सी हंसी। कुछ नहीं, नियर, घर पहुंचने के बाद थोड़ा आराम करें। कल हम मिस्टर झाओ से मिलने जाएंगे। मिस, क्या आप चिंतित नहीं हैं कि वह आपके साथ क्या कर सकता है? आपको उससे मिलने क्यों जाना है? नियर को आश्चर्य हुआ। लॉरा थोड़ा मुस्कुराई। सबसे पहले हमें बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देना होगा, और दूसरा, उनके साथ अपना संबंध गहरा करना होगा। नियर ने सिर हिलाया। वह बहुत सी बातें नहीं जानती थी, और उसने इस प्रकार की साजिशें लॉरा पर छोड़ दी। वह कागज के टुकड़े की तरह सरल थी। यही वह बात थी जिसके कारण लॉरा के मन में अपनी रक्षा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी गाड़ी रुकी। ड्राइवर, सियल ने कहा, मिस, हम घर पर हैं। नियर ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला, जबकि सर्जियो ने फुटबोर्ड नीचे रख दिया, जिससे लॉरा गाड़ी से बाहर निकल गई। लॉरा का घर कासा शहर के जिचिंग जिले में था, जो एक अमीर कुलीन इलाका था जहां अमीर लोग रहते थे। हालांकि लॉरा महाद्वीप में माँ की कबीले के एक शाखा परिवार का ही हिस्सा था, कोई भी उस कबीले में किसी को भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा, खासकर परसेल डची जैसे छोटे क्षेत्र में। आखिरकार लॉरा के पिता केविन माँ के कबीले के दूसरे उत्तराधिकारी थे, जो परसेल डची के ग्रैंड ड्यूक से भी ऊंचा पद था। माँ की कंपनी की शक्ति आधे महाद्वीप तक फैली हुई है, जो इसे एक्सू साम्राज्य के एकमात्र ड्यूक की तुलना में बहुत अधिक प्रतिष्ठित बनाती है। उसके कारण लॉरा का घर जिचेंग जिले में सबसे अच्छी स्थिति में था, जो 1 एकड़ में फैला हुआ एक भव्य क्षेत्र था। जैसे ही लॉरा गाड़ी से बाहर निकली, एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने के लिए आया। ये बूढ़ा व्यक्ति उनके घर का नौकर था, लेकिन लॉरा के लिए वह उसका सम्मान करती थी जैसे वह उसका दादा हो। लॉरा की माँ की मृत्यु तब हो गई जब वह छोटी थी, और इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे ऐसे पाला था जैसे वह उसकी अपनी पोती हो। उसने उसे बहुत सी चीजें सिखाई, और यदि वह नहीं होता तो वह आज की कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाती। जब लॉरा ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने तुरंत उसका अभिवादन किया। दादाजी कुन, आपको व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं थी। आप दूसरों को ऐसा करने दे सकते थे। कुन ने हंसी उड़ाई। ये ठीक है, मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हारे साथ व्यवहार करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से मैं ये देखना चाहता था कि क्या मेरी छोटी लॉरा को चोट लगी है। अच्छा, अमर भाड़े का समूह, वे कमीने, बस उनके बारे में सोचने से मैं पागल हो जाता हूँ। जल्द ही या बाद में मैं उन्हें नष्ट करने जा रहा हूँ। चूंकि उन्होंने आपके विरुद्ध लड़ने का साहस किया है, मुझे लगता है कि वे जीवित नहीं रहना चाहते। कुन के शब्द हल्के नहीं थे। वह 8वें स्तर के योद्धा के समान बलवान था। दरअसल लॉरा की मार्शल आर्ट कुशलता उन्हीं से सीखी गई थी। लॉरा मुस्कुराई। दादाजी कुन, आपको अमर भाड़े के समूह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पिता कहाँ हैं? केविन के उल्लेख से कुन एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान देने से खुद को नहीं रोक सका। वह अपनी प्रयोगशाला में है। वह तुम्हें उठाना चाहता था, लेकिन आप जानते हैं कि यह कैसा है। एक बार जब वह अपने प्रयोग शुरू करेगा तो वह समय भूल जाएगा। कोई बात नहीं। लॉरा जानती थी कि उसके पिता किस तरह के व्यक्ति हैं, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं थी। दादाजी कुन, क्या आपने मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है? कुन हंसे। मुझे पता है कि जब तुम वापस आओगे तो तुम क्या चाहते हो। निश्चिंत रहो, मैंने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। मैंने जानबूझकर किसी को 2 छोटी अग्नि मछलियां खरीदने के लिए भेजा था। क्या तुम्हें लगता है कि वे भोजन के लिए पर्याप्त हैं? खाने के लिए अपनी पसंदीदा चीज के बारे में सुनकर लॉरा जोर से खुश होने से खुद को नहीं रोक सकी। बहुत बढ़िया, वहां आग वाली मछली है। जैसे ही वे अंदर भागे, उसने नियर को अपने साथ खींच लिया। इस समय उसने खुद को एक सच्ची किशोर लड़की के रूप में प्रदर्शित किया, बाहरी लोगों को दिखाई गए उच्च और निर्णायक मोर्चे के समान कुछ भी नहीं। लॉरा को देखते हुए कुन मुस्कुराते हुए खुद को रोक नहीं सका और उसके पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ। रात के खाने के बाद लॉरा अपने लिविंग रूम में चली गई। ये लोगों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बड़ा बैठक कक्ष नहीं था। यह एक आंतरिक कक्ष की तरह था जिसमें केवल लॉरा के सबसे भरोसेमंद आदमी ही आ सकते थे। अब यहाँ केवल 3 लोग थे, लॉरा, नियर और दादाजी कुन। लॉरा और कुन सोफे पर बैठे थे, उनके हाथों में चाय का कप था, जबकि नियर लॉरा के पास खड़ा था। लॉरा ने अपनी चाय पी, फिर वह कुन की ओर मुड़ी। दादाजी कुन, कल मैं झाओ से मिलने के लिए स्टोनी माउंटेन की यात्रा पर जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि यह एक सही निर्णय है? कुन ने भी चाय पी और सिर हिलाया। ये ठीक है, आखिरकार उसने आपकी जान बचाई। हाल ही में झाओ का नाम कासा शहर में हमेशा सुना जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले उसने हमसे नीली आंखों वाले खरगोशों की एक खेप के लिए मदद मांगी थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह उन्हें किस लिए चाहेगा। अभी स्टोनी माउंटेन प्रतिबंधित हो गया है और अधिकांश लोग बहुत करीब भी नहीं आएंगे, लेकिन कल मैं आपके साथ जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, लॉरा हमेशा दादाजी कुन से उनकी राय पूछेगी। इससे पता चलता है कि वह उनका कितना सम्मान करती हैं। उन्होंने जो कहा उससे लॉरा को राहत महसूस हुई। कुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या आपको झाओ के बारे में संदेह है? लॉरा ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे उसके बारे में थोड़ा संदेह होने लगा। ये सिर्फ इतना है कि उसका उद्भव बहुत ही संयोग था। साथ ही वह एक काला जादूगर है, इसलिए मुझे डर है कि उसका इमोर्टल मर्सेंट्री ग्रुप से संबंध हो सकता है। कुन अभी भी मुस्कुरा रहा था। यह असंभव है। मैंने इमोर्टल मर्सेंट्री ग्रुप की पृष्ठभूमि की गहन जांच की और ऐसा लगता है कि वे एक गुप्त संगठन से संबंधित हैं। जब झाओ पर हमला किया गया तो यह संभवतः उस संगठन से संबंधित था जिसमें गारन और 3 उन्नत स्तर के योद्धा शामिल थे। हालांकि मैं इससे अधिक कुछ नहीं जान सकता क्योंकि यह संगठन बहुत बड़ा और रहस्यमय है। मुझे यकीन है कि झाओ का उनसे कोई लेना देना नहीं है। लॉरा का चेहरा बदल गया। ऐसा कोई संगठन है और इमोर्टल मर्सेंट्री ग्रुप के काले जादूगर उनका हिस्सा हैं। लेकिन चूंकि गारन एक हल्का जादूगर है, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वह इस संगठन के साथ जुड़ा हो। लॉरा की ओर देखते ही कुन ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मूर्ख लड़की, कुछ भी असंभव नहीं है। ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो। क्या तुम्हें लगता है कि सभी हल्के जादूगर काले जादूगरों के दुश्मन हैं? वास्तव में इस दुनिया में काले जादूगर जरूरी नहीं कि बुरे हों और हल्के जादूगर जरूरी नहीं है हमेशा साफ सुथरा न रहें। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि काले जादू की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए कई लोग इसे गलत समझते हैं। लॉरा ने उसकी बातें समझते हुए सिर हिलाया। फिर अगर इस रहस्यमय संगठन के पास इतनी मजबूत ताकतों का नियंत्रण है तो वे हम पर अपना प्रभुत्व क्यों नहीं जमाते? महाद्वीप पर किसी ने पहले उनके बारे में क्यों नहीं सुना? जिन लोगों के पास वास्तविक ताकत है, उन्हें इस दुनिया के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।
किसी भी राजवंश को अंततः विनाश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक ताकत जो भूमिगत छिपी हुई है उसे नष्ट करना मुश्किल होगा। इन बड़ी ताकतों की उपस्थिति प्राचीन काल से ही रही है, जो घुसपैठ कर रही है इस महाद्वीप के हर पहलू में। वे निश्चित रूप से एक ताकत है जिसे आप प्रकाश में नहीं ला सकते। ये पहली बार था जब लॉरा ने ऐसी बात सुनी थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसी ताकत को कौन नियंत्रित कर सकता है? कुन मुस्कुराया। कोई नहीं जानता। लॉरा ने कहा, तो ठीक है, हमें बस अपने हाथों से उनसे निपटना होगा। कुन ने सिर हिलाया। यह असंभव है। अगर वे बड़ी ताकतें हमसे निपटना चाहती तो हम अब यहाँ नहीं बैठे होते। उनकी ताकत को कम मत आंकिए। अगर वे वास्तव में हमें नष्ट करना चाहते हैं तो हम विरोध करने में असमर्थ होंगे, भले ही पूरा माकी कबीला एक साथ आया। लॉरा आश्चर्यचकित थी। इतनी ताकत है उनमें? हाँ, वे इतने शक्तिशाली हैं। माँ के कबीले को महाद्वीप पर एक मजबूत कबीला माना जा सकता है, लेकिन वहाँ मौजूद बड़ी ताकतों की तुलना में अगर वे हमसे निपटना चाहते हैं तो हम संभवतः मर जाएंगे। वे बहुत खतरनाक लगते हैं। लॉरा ने भौहें चढ़ा दी। अब जब झाओ ने इमोर्टल मर्सिनरी ग्रुप को हरा दिया है तो क्या इससे उसके खिलाफ बदला नहीं लिया जाएगा? कुन ने हल्की सी हंसी उड़ाई। ये झाओ इतना सरल नहीं है। मुझे संदेह है कि उसके पास कोई बड़ी ताकत भी नहीं है जो उसका समर्थन कर रही हो, अन्यथा एक काले जादूगर के रूप में वह इतने ऊंचे स्तर के मरे हुओं को कैसे बुलाने में सक्षम होता? क्या आपको लगता है कि एक जादूगर बिना किसी के क्या पृष्ठभूमि ऐसा कुछ कर पाएगी? लॉरा एक पल के लिए ठिठक गई। दादाजी कुन, क्या आप कह रहे हैं कि झाओ भी इतना शक्तिशाली है? कुन ने सिर हिलाया। ये संभव है। जिस तरह से वह काम कर रहा है उससे ये संभावना है कि वह किसी अन्य बड़ी भूमिगत सेना का हिस्सा है। अगर हम उनसे संपर्क कर सकें तो शायद हमें कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन क्या वे लाभ इसके लायक होंगे? लॉरा ने पूछा। अगर झाओ एक विशाल भूमिगत सेना का प्रतिनिधित्व करता है और वे उस रहस्यमय संगठन की ताकतों के खिलाफ लड़ाई करते हैं तो क्या हम उनके बीच फंस जाने पर खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? छोटी लॉरा। कुन मुस्कुराया। व्यापार में इतने वर्षों के बाद यदि आप अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि कभी कभी आपको जोखिम भरा निवेश करना होगा तो आप एक व्यवसायी के रूप में योग्य नहीं हैं। कल हम देखने जाएंगे झाओ, और यह निवेश करने के समान है। मेरा मानना है कि वह निवेश करने के लिए उपयुक्त है। कुन ने शांति से समझाया। आपको याद रखना होगा, एक व्यवसायी के रूप में जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो निवेश करने के योग्य हैं और दूसरे वे जो निवेश करने के योग्य नहीं हैं। इसमें आपके दोस्त और रिश्तेदार शामिल हैं। यदि आपका दोस्त निवेश का हकदार है तब आप उसमें निवेश कर सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं और एक दिन आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आपके निवेश के लायक नहीं हैं और ये लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपकी मदद अवश्य होनी चाहिए एक सीमा, क्योंकि बदले में ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लॉरा ने कुन की ओर दूर दृष्टि से देखा। दादाजी कुन, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? कुन दो बार खांसे फिर लॉरा की ओर देखा। आप एक विशेष परिस्थिति हैं, उन दो प्रकार के लोगों में से एक नहीं। लॉरा हंसा। कुन लॉरा को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह जानता था कि लॉरा अपने काम में चतुर और बहुत निर्णायक थी, लेकिन वह बहुत नर्म दिल की भी थी। कभी कभी आपको बिजनेस में बहुत सख्ती बरतनी पड़ती है, लेकिन कुन को इसका कारण समझ आ गया। आखिरकार लॉरा केवल 18 वर्ष की थी और एक लड़की के रूप में खिल रही थी। एक युवा लड़की से इससे अधिक की उम्मीद करना असंभव था। कुन ने आह भरी। चाहे झाओ किसी बड़ी भूमिगत सेना का हिस्सा हो या नहीं, उसकी ताकत अभी भी निश्चित है। अगर हम उससे दोस्ती करते हैं तो ये हमारे लिए ही अच्छा हो सकता है। लॉरा ने सिर हिलाया, फिर उसने भौहें चढ़ा ली। वैसे भी दादाजी कुन, झाओ ने मेरी जान बचाई। कल हमारे पास उसे देने के लिए कुछ उपहार तैयार होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह का उपहार लाना चाहिए? कुन ने भी भौहें सिकोड़ ली। मुझे नहीं पता क्या होगा अगर हमने कोई खराब उपहार भेजा जो झाओ को पसंद नहीं आएगा। इसे संभालना वास्तव में आसान नहीं है। लेकिन जब मैंने पहली बार झाओ से बात की तो वह एक ऐसा व्यक्ति प्रतीत हुआ जिसके साथ आप अच्छी तरह से मिल सकते थे। और वह एक जादूगर है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उपहार के रूप में एक वस्त्र और जादुई छड़ी चुननी चाहिए। आखिरी बार जब मैं मिला था वह उसका वस्त्र और लाठी साधारण थे, इसलिए मुझे लगता है कि वायु तत्व या चांदनी वाली कोई चीज अच्छी होगी। कुन ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार है। हम उसे एक चांदनी वस्त्र दे सकते हैं, क्योंकि यह काला वस्त्र काले जादूगरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और एक पवन तत्व जादू का स्टाफ काले जादू की ताकत को बढ़ा सकता है। इन दोनों उपहारों का कुल मूल्य 50 से अधिक होगा, 1000 सोने के सिक्के। मुझे लगता है कि झाओ को संतुष्ट होना चाहिए। चांदनी वस्त्र एक प्रकार का गहरा वस्त्र था। ये काला वस्त्र एक काले चील के बालों से बुना गया था, जो 7वें स्तर का आत्मिक जानवर था। यह न केवल तेजी से उड़ता था, बल्कि इसकी सबसे उल्लेखनीय बात इसकी मजबूत सुरक्षा थी। आमतौर पर जादू और मार्शल आर्ट के हमलों का इस पर कोई असर नहीं होता। डार्क ईगल्स को आकाश के काले राजाओं के रूप में जाना जाता था। वे सुरुचिपूर्ण और थोड़े विद्रोही थे। ये वस्त्र 5वें स्तर के जादुई हमलों के साथ साथ चौथे स्तर या उससे कम मार्शल आर्ट हमलों से बचाव कर सकता है। यह एक उच्च स्तरीय जादुई वस्तु थी जिसका बाजार मूल्य 25,000 से 30,000 सोने के सिक्के था। जहां तक पवन जादू के कर्मचारियों की बात है, यह एक सदी पुराने विलो पेड़ से बनाया गया था जो एक पवन आत्मा जानवर के खून में भिगोया गया था। इससे न केवल वायु मंत्रों की शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि इसने काले जादू के मंत्रों को भी मजबूत बना दिया। पूरा स्टाफ नीले रंग का था और उसके सिर पर एक क्रिस्टल जड़ा हुआ था। इस जादुई वस्तु की बाजार कीमत लगभग 20,000 से 25,000 सोने के सिक्के हो सकती है। लॉरा इन्हें उपहार के रूप में देने जा रही थी, लेकिन कीमत कम नहीं थी और 50,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। यह एक छोटे क्षेत्र के आधे कर के बराबर था। अगली सुबह लॉरा, नियर और कुन एक गाड़ी में सवार होकर स्टोनी माउंटेन की ओर जा रहे थे। इस बार उनके पीछे 20 गार्ड थे और उनका नेतृत्व सर्जियो ने किया। लॉरा को पूरा भरोसा था कि परसेल कबीले सहित कासा शहर में कोई भी उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। उनकी पहचान के कारण यदि कोई उन पर हमला करने का साहस करता है तो ये पूरे माँ के कबीले को क्रोधित करने के समान है। अभी वे एक गाड़ी में बैठे थे जिसे बर्फ के घोड़े खींच रहे थे, जबकि सर्जियो तीसरे स्तर के घोड़े की आत्मा वाले जानवर की सवारी कर रहा था। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आमतौर पर कासा शहर से स्टोनी माउंटेन तक जाने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन उनके लिए आधा दिन काफी होगा। जैसे ही लॉरा ने कासा शहर छोड़ा, ये खबर झाओ की ओर निर्देशित हो गई। ये परिणाम वही था जो झाओ देखना चाहता था। अपनी जागीर के लिविंग रूम में झाओ ग्रीन के बगल में बैठकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि लॉरा सहयोग करने लायक है। मोंटेनेग्रो किले से वापस आने के तुरंत बाद वह हमसे मिलने आ रही है। ग्रीन थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, ऐसा लगता है कि उनमें वास्तव में काफी विवेक है।
लेकिन अगर हम उनके साथ आगे सहयोग करना चाहते हैं तो हमें अभी भी ये देखने के लिए उनका परीक्षण करना होगा कि क्या हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। आखिरकार हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जिनसे दूसरे लोग ईर्ष्या करेंगे। भले ही लॉरा विश्वसनीय हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसके आसपास के लोग लालची नहीं होंगे। हमें अभी भी लालची होना है, सावधान, झाओ ने कहा। हरे ने सिर हिलाया। तो क्या हमें उनका स्वागत करने के लिए तैयार होकर नहीं जाना चाहिए? हाँ, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। दोपहर से कुछ देर पहले लॉरा ने पूछा, सर्जियो, हमें स्टोनी माउंटेन पहुंचने में कितना समय लगेगा? गाड़ी के बगल में अपने घोड़े की सवारी करते हुए सर्जियो ने तुरंत कहा, मिस, आप अब तक पहाड़ की चट्टानें देख सकती हैं, लेकिन पहाड़ एक बड़े बदलाव से गुजरा है। सच में? लॉरा ने देखने के लिए गाड़ी का अगला भाग खोला। गाड़ी में 2 दरवाजे थे, एक आगे और एक पीछे। गाड़ी के बाईं और दाईं ओर बेंचों की 2 कतारें थीं, बीच में एक छोटा बक्सा था जिसमें खाने की चीजें थीं। बॉक्स को बर्फ के जादू से डिजाइन किया गया था जिससे अंदर का सामान कम तापमान पर रहता था। गाड़ी में एक जादुई दीपक भी था जिसका उपयोग चीजों को गर्म करने के लिए किया जाता था। कहा जा सकता है कि यह गाड़ी एक कमरे की तरह थी जो पूरे 6 वर्ग मीटर, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी थी। यह इतना बड़ा था कि आप इसमें आराम से सो सकते थे। इस डिजाइन के कारण इस गाड़ी की कीमत बहुत अधिक थी। केवल पहचान और रुतबे वाले लोग ही इसे वहन कर पाएंगे। लॉरा ने गाड़ी से बाहर देखा और स्टोनी माउंटेन को देखा। हालांकि इसका मूल स्वरूप नहीं था क्योंकि पूरा पहाड़ काले कोहरे के बादल से घिरा हुआ था। तब उसे समझ आया कि सर्जियो ने क्यों कहा कि स्टोनी माउंटेन अलग दिखता है। लॉरा को पता था कि स्टोनी माउंटेन मूल रूप से कैसा दिखता है। इसका कारण यह था कि इसमें एक गर्म पानी का झरना था। जब स्टोनी माउंटेन का मालिक व्यापारी इसे बेचना चाहता था तो उसने उल्लेख किया कि इसमें एक गर्म पानी का झरना है जिसका उपयोग अग्नि मछली पालने के लिए किया जा सकता है। बेशक एक व्यवसायी के रूप में लॉरा ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने देगी, इसलिए वह इसकी जांच करने के लिए स्टोनी माउंटेन आई। लेकिन अंत में, हालांकि वहां कुछ छोटी अग्नि मछलियां थीं, गर्म पानी के झरने में उन्हें बड़े पैमाने पर पालने की क्षमता नहीं थी, इसलिए लॉरा ने इसे छोड़ दिया। हालांकि उसे अभी भी याद है कि स्टोनी माउंटेन कैसा दिखता था, लेकिन अब वह काले कोहरे से ढका हुआ था। जब कुन ने स्टोनी माउंटेन को देखा तो वह मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। पूरे पहाड़ को अंधेरे की चादर से ढकने के लिए कम से कम 6ठे स्तर पर एक काले जादूगर की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि झाओ वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। महाद्वीप पर यह माना गया कि एक काला जादूगर जो 5वें स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था, वह बहुत शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि काला जादू बहुत अजीब था, इसलिए लगभग कोई भी 5वें या उच्च स्तर के काले जादू को चुनौती देने को तैयार नहीं था। लॉरा थोड़ा मुस्कुराई। बेशक झाओ की ताकत 6ठे स्तर से अधिक मजबूत है। वह अमर भाड़े के समूह से निपटने में सक्षम था। साथ ही वह 1000 से अधिक मरे हुए लोगों को बुला सकता था और उनमें से प्रत्येक मरे हुए बहुत शक्तिशाली थे। 6ठे स्तर का जादूगर ऐसा नहीं कर सकता था। ऐसा करो, ठीक है? कुन ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उसकी रैंक 8वें स्तर पर होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए गारन को हराना असंभव होगा। लेकिन फिर परसेल दची के 100 हत्यारों का क्या हुआ जो उसके साथ थे? इसकी बहुत संभावना नहीं है कि वे सभी मारे गए। उनमें से कुछ भाग गए होंगे। फिर भी उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। यदि वे जीवित नहीं हैं तो वे मर चुके होंगे, लेकिन किसी को भी उनके शव नहीं मिले। उन हत्यारों को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन यह मत भूलो कि झाओ 1000 से अधिक मरे हुए लोगों को बुला सकता है, तो क्या उन मरे हुए लोगों को मांस की प्यास नहीं होगी? या हो सकता है कि झाओ ने उन्हें मरे हुए में बदलने के लिए एक काले जादूगर के रूप में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया हो। झाओ के लिए गारन की सेना को मारना और उन्हें मरे हुए के रूप में वापस लाना असंभव नहीं है। कुन का चेहरा बदल गया, फिर उसने सिर हिलाया। संभवतः यही हुआ है। ऐसा लगता है कि झाओ जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक क्रूर है। मैं अब उसके बारे में और भी अधिक उत्सुक हूँ। गाड़ी स्टोनी पर्वत के नीचे रुकी। तभी काला कोहरा और अधिक अस्थिर हो गया और फिर वह अलग हो गया और एक सड़क दिखाई दी जो पहाड़ तक जाती थी। सड़क के बीच में एक आदमी था जिसने अपना चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। लॉरा ने उसे पहचान लिया। वह झाओ के अनुयायियों में से एक था। सड़क के बीच में खड़ा आदमी बेशक हरा था। झाओ ने कासा शहर छोड़ने के बाद से लॉरा की हर हरकत पर नजर रखने के लिए अपने हथियारों को भेजा था। जब वह पहाड़ पर पहुंची तो उसने काले कोहरे को छंटने का आदेश दिया। ग्रीन ने लॉरा को प्रणाम किया और कहा, आपका स्वागत है मिस लॉरा। मेरे मालिक को पता था कि आप आज यहाँ आ रही हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे आपका स्वागत करने के लिए आने का आदेश दिया। कृपया मेरे पीछे आएं। इतना कहने के बाद काला कोहरा फिर से छंट गया और एलियन बाहर आ गया। ग्रीन ने अपने सिर के बल छलांग लगाई, फिर उसने अपना विशाल शरीर घुमाया और सीधे पहाड़ पर चढ़ गया। लॉरा को एक पल के लिए पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन जैसे ही उसने ग्रीन को दूर जाते देखा, वह बस इतना कर सकती थी कि गाड़ी चालक को उसका पीछा करने के लिए कहे। कुन का चेहरा उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना उसने ग्रीन को देखा था। लॉरा, ये झाओ इतना सरल नहीं है। संभावना है कि उसने वास्तव में गारन को नष्ट कर दिया। वह वास्तव में हमारे ठिकाने के बारे में जानता था, इसलिए अगर गारन ने घात लगाने की कोशिश की होती तो उसे पहले ही पता चल जाता। लॉरा ने सिर हिलाया। मैंने नहीं सोचा था कि झाओ इतना शक्तिशाली होगा। ओह, लेकिन वह जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना बेहतर होगा। हमें एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। कुन बुदबुदाते हुए उदास था। जो सहयोगी बहुत दुर्जय हैं, जरूरी नहीं कि वे अच्छी बात हों। पमला अमेरिका, डायलन ऑस्ट्रेलिया, जैमी यूके, कोडी अमेरिका, रॉबर्ट अमेरिका, आप सबको धन्यवाद। जैसे ही लॉरा सड़क पर आगे बढ़ रही थी, गार्डों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया। काले कोहरे ने उन्हें पीछे से घेर लिया, जैसे किसी राक्षस ने उन्हें निगल लिया हो, जिससे हर कोई अनजाने में गति बढ़ा रहा था। जल्द ही उन्होंने पहाड़ की चोटी पर जागीर देखी। पिछली बार जब लॉरा यहाँ थी तो उसने देखा कि जागीर कितनी जर्जर थी क्योंकि लंबे समय से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की थी। लेकिन चूंकि झाओ अब यहीं रहती थी, उसने सोचा कि इसका नवीनीकरण किया गया होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई नवीनीकरण या रखरखाव नहीं हुआ है। बाहर से सब कुछ अभी भी जर्जर दिखता था। जागीर के दरवाजे खोल दिए गए। अंदर मानव सदृश मरे हुओं की 2 पंक्तियां कतार में खड़ी थीं। इन मानव सदृश मृतकों के शरीर गहरे हरे रंग के थे, जैसे उन्हें जैद से उकेरा गया हो। वे दिखने में डरावने थे, लेकिन आतंक के बिंदु से बहुत दूर थे। इसके विपरीत ये मरे हुए लगभग कला के काम की तरह दिखते थे। इन 2 पंक्तियों में लगभग 100 मरे हुए लोग शामिल थे। उनमें से प्रत्येक ने कवच पहन रखा था जो आमतौर पर भाड़े के सैनिकों द्वारा पहना जाता था, और वे हथियार ले जा रहे थे। जब लॉरा और कुन ने देखा कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वे जानते थे कि कुछ समय पहले गारन ने झाओ से निपटने के लिए बहुत सारे भाड़े के सैनिकों को लाया था।
और लॉरा को याद आया कि जब वह पहली बार झाओ से मिली थी तो उसने बहुत सारे मरे हुए लोगों को बुलाया था, लेकिन उनमें से बहुत कम मानव जैसे थे। फिर भी अचानक इतने सारे मानव सदृश मरे हुए लोग थे। यदि आप उनके पहनावे को जोड़ें तो ये पता लगाना स्वाभाविक था कि वे कहां से आए थे। ग्रीन यार्ड के पीछे एलियन पर बैठा था। जब लॉरा की गाड़ी उसके सामने रुकी तो वह उछलकर गाड़ी के पास खड़ा हो गया, फिर झुक गया। कृपया मिस लॉरा, मेरे मालिक लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लॉरा ने सिर हिलाया, फिर वह नियर और कुन गाड़ी से उतर गए। ग्रीन फिर उसकी ओर मुड़ा और बोला, मिस लॉरा, कृपया अपने आदमियों को मरे हुओं का पीछा करने के लिए कहें। वे उन्हें आराम करने के लिए कहीं ले जाएंगे। उसने मरे हुए लोगों पर अपनी उंगली उठाई और वे सभी तुरंत लॉरा के सामने झुक गए। लॉरा और कुन एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गए। वे बहुत अच्छी तरह से जानकार थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी किसी बुद्धिमान मरे को नहीं देखा था। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लॉरा ने गार्डों के नेता की ओर रुख किया और कहा, सर्जियो, उनका पीछा करो और आराम करो। सर्जियो ने सिर हिलाया क्योंकि वह और उसके लोग मरे हुओं का पीछा कर रहे थे। ग्रीन ने लॉरा, नियर और कुन को यार्ड के चारों ओर घुमाया। रास्ते में लॉरा ने हर चीज पर नजरें चुराईं। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, फिर भी यार्ड में कुछ मरम्मत की गई जिससे ये साफ सुथरा हो गया। जैसे ही चारों आगे बढ़े, लॉरा और कुन की नजर उस खाई पर पड़ी जहां से गर्म झरने बहते थे। पिछली बार जब वह यहाँ थी तो गर्म पानी के झरने ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं थे, लेकिन इस बार वह बस यही देख सकती थी। वह अग्नि मछली के कारण था। घना, वे खाई के अंदर भरी हुई अग्नि मछलियों की संख्या की गिनती नहीं कर सके। ये दृश्य देखकर लॉरा और कुन दोनों स्तब्ध रह गए। वे स्टोनी माउंटेन की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये गर्म झरने इतनी सारी अग्नि मछलियों को पालने के लिए अनुपयुक्त थे, लेकिन न केवल वे जीवित और स्वस्थ थे, बल्कि वे औसत आकार की छोटी अग्नि मछलियों से भी बड़े थे। ये कैसे संभव हुआ? ग्रीन उन दोनों को रुकते और घूरते देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। निस्संदेह वह जानबूझकर उन्हें यहाँ ले आया था। फायरफिश देखने के बाद उनकी सहयोग की बातचीत आसान हो जाएगी। ग्रीन फिर तीनों की ओर मुड़ा और बोला, मिस लॉरा, मेरा मालिक अंदर आपका इंतजार कर रहा है। लॉरा वास्तविकता में वापस आ गई, लेकिन फिर उसने आग की मछली की ओर इशारा किया और हकलाते हुए कहा, ये तुमने ये कैसे किया? ग्रीन थोड़ा मुस्कुराया, ये हमारा घर है, कृपया अंदर आएं। फिर वह उन्हें एक इमारत के स्वागत कक्ष में ले गया। लॉरा देख सकती थी कि ग्रीन कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। जैसे ही वे ग्रीन के पीछे पीछे स्वागत कक्ष में दाखिल हुए, उसने कुन की ओर आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। झाओ और मेघ स्वागत कक्ष में खड़े थे। लॉरा और उसके समूह की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्होंने लॉरा को प्रवेश करते देखा तो झाओ ने कहा, आपका स्वागत है मिस लॉरा। मैंने नहीं सोचा था कि जब आप कल वापस आई तो आज आप मुझे देख पाएंगी। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लॉरा ने झाओ को प्रणाम किया। मिस्टर झाओ, आपकी जीवन रक्षक दयालुता की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने आज अपनी अचानक यात्रा से आपको परेशान नहीं किया है। झाओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मिस लॉरा बहुत विनम्र हैं, कृपया अंदर आएं। वे सभी लिविंग रूम में चले गए, जहां वे दो तरफ बैठे ताकि वे एक दूसरे का सामना कर सकें। मेघ चाय का बर्तन लेकर आए और प्रत्येक व्यक्ति को एक कप दिया। लॉरा ने चाय पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेघ के पास मौजूद आयरन बुक पर ध्यान दिया। लॉरा और कुन अच्छी तरह से जानकार लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आयरन बुक को पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि झाओ का एक नौकर वास्तव में इसे धारण करेगा। झाओ ने नोट किया कि दोनों की आंखें कहां देख रही थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यह एक छोटी सी जगह है और हमारे पास वास्तव में आपके मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया, क्या आप दोनों हमारी चाय नहीं चखेंगे? दोनों ठीक हो गए और विनम्रता से अपने कप से एक घूंट लिया। झाओ ने कुन की ओर देखा और पूछा, मिस लॉरा, ये कौन है? लॉरा ने कहा, क्षमा करें, मैं कितना कठोर हूँ। यह मेरा गृहस्वामी है, लेकिन मैं उसका एक बुजुर्ग की तरह सम्मान करता हूँ। वह मेरे दादाजी कुन हैं। कुन खड़ा हुआ और फिर उसने झाओ को प्रणाम किया। मैं मिस लॉरा को बचाने के लिए मिस्टर झाओ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह मेरे लिए परिवार की तरह हैं। झाओ ने इसे टाल दिया। ये बताने लायक नहीं है। बैठिए मिस्टर कुन। कुन वापस बैठ गया, जबकि लॉरा ने झाओ की ओर देखा और पूछा, मेरे पास एक प्रश्न है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मेरे लिए बोलना अनुचित है। आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं मिस लॉरा? लॉरा ने मेघ की ओर देखा। मिस्टर झाओ, आपकी नौकरानी के पास आयरन बुक है, लेकिन ये कहाँ से आई? झाओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई। ओह, मैंने इसे किसी ऐसे व्यक्ति से लिया है जो यहाँ आकर परेशानी खड़ी करना चाहता था। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके साथ मैं कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसे अपनी नौकरानी को पुरस्कृत किया। लॉरा और कुन ने मेघ को ध्यान से देखा। उन दोनों को विशेषज्ञ माना जा सकता था, इसलिए वे उसके पास से उठती हुई जादू की एक तेज लहर का पता लगाने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि वह किसी 5वें स्तर की जादूगरनी से कम नहीं थी। दोनों आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जब से वे स्टोनी माउंटेन पर आए, उन्हें बहुत सारे आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। चाहे वह काले जादू से ढका पूरा पहाड़ हो, विनम्र मरे जो लोगों को समझ सकते थे, बड़ी संख्या में अग्नि मछलियां, या एक नौकरानी जो 5वें स्तर की जादूगरनी भी थी, इन सभी चीजों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। लॉरा और कुन एक दूसरे की आंखों में चमक देख सकते थे। कुन गहरी सांस लेने के लिए एक पल के लिए रुके, फिर वह झाओ की ओर मुड़े और पूछा, मिस्टर झाओ, उस आदमी का क्या हुआ जिसने आप पर हमला किया था? झाओ मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं देखा कि वह मेरा नौकर बन गया है? हालांकि वे इसकी उम्मीद कर रहे थे, फिर भी झाओ को ये कहते हुए सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। मिस्टर झाओ, क्या आप कह रहे हैं कि आपने एक हल्के जादूगर को अपना नौकर बनाया है? कुन को अच्छी जानकारी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि एक हल्के जादूगर को मरे हुए में बदलना मुश्किल है। विफलता की उच्च संभावना थी, लेकिन अगर वे सफल भी हुए तो ये केवल निम्नतम स्तर का मरेगा बन जाएगा। क्या गारन 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर वास्तव में मरा नहीं बन गया? यदि गारन मरा नहीं हुआ तो झाओ के हाथ आयरन बुक कैसे लगी? महाद्वीप में गारन एक प्रसिद्ध प्रकाश जादूगर था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह 8वें स्तर पर था, बल्कि वह ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था जो काले जादूगरों से लड़ने में माहिर था। जब तक गारन को कोई काला जादू मिलेगा, वह उसे चुनौती देगा। जब गारन की नजर उन पर पड़ेगी तो उन काले जादूगरों के बचने की बहुत कम संभावना होगी। इस वजह से गारन को एक उपनाम मिला, ब्लैक मैच किलर। गारन इतनी सारी लड़ाइयां जीतने में सक्षम था कि कई काले जादूगर उससे डरते थे। 8वें स्तर का प्रकाश जादूगर होने के अलावा उसके पास आयरन बुक भी थी, जो बहुत सारे प्रकाश मंत्रों को सील कर सकती थी। आयरन बुक के कारण बहुत से काले जादूगरों की मृत्यु हो गई थी। झाओ कुन को देखकर मुस्कुराया, फिर वह ग्रीन की ओर मुड़ा। जाओ गामा को बुलाओ।
ग्रीन ने सलाम किया, फिर वह मुड़ा और बाहर चला गया। लॉरा और कुन ने झाओ को हैरानी से देखा, लेकिन झाओ बस मुस्कुराया और चाय का घूंट लेते हुए कुछ नहीं कहा। जल्द ही कदमों की आहट सुनाई दी और ग्रीन अपने पीछे एक मरे हुए व्यक्ति के साथ वापस आया। जब कुन और लॉरा ने उस मरे हुए को देखा तो वे दंग रह गए। ये पहली बार था जब लॉरा और कुन ने इतना अजीब मरा हुआ देखा। यह एक मानव सदृश मृत व्यक्ति था जिसका कंकाल सफेद, लगभग पारदर्शी था। इसने एक भव्य सफेद वस्त्र पहना हुआ था और इसके हाथ में एक सफेद जादू की छड़ी थी। ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये किसी हल्के जादूगर के उपकरण थे। एक सफेद कंकाल ध्यान देने योग्य नहीं था। हालांकि इस कंकाल की हड्डियां केवल सफेद नहीं थी, बल्कि क्रिस्टल स्पष्ट रंग की थी जो कभी कभी पवित्र प्रकाश से चमकती थी। ये कंकाल वाकई गौर करने लायक था। एक मरे हुए व्यक्ति ने एक पवित्र एहसास दिया। क्या देवता नरक में रह रहे थे? लॉरा और कुन उस कंकाल को देखकर दंग रह गए जो ग्रीन के पीछे खड़ा था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि इस मरे हुए का वर्णन करने के लिए क्या कहा जाए। इसका कंकाल सचमुच बहुत अजीब था। झाओ ने दोनों के भावों को देखा, फिर उसने नियर की ओर देखा जो लॉरा के पास खड़ा था। वह एक पतली नौकरानी थी जिसकी उपस्थिति बहुत कम थी, बिल्कुल झाओ की तरह। उसके चेहरे का भाव लॉरा या कुन जैसा नहीं था। उनमें आश्चर्य का भाव था, लेकिन नियर की अभिव्यक्ति जिज्ञासा से अधिक थी। हाँ, ये जिज्ञासा थी, आश्चर्य नहीं। झाओ ये सोचे बिना नहीं रह सका कि नियर दिलचस्प था। उसकी आंखें शुद्ध थीं, जो शुद्ध क्रिस्टल की तरह उसके सिर के अंदर के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर रही थी। ये पहली लड़की थी जिसे झाओ ने कभी देखा था जिसकी आंखें शुद्ध थीं। यह मत भूलो कि मेघ की आंखों में कभी कभी धूर्तता भरी नजर होती थी, लेकिन नियर की आंखें पवित्र थीं, जैसे वह आपकी आत्मा को ठीक कर सकती हो। आखिरकार झाओ ठीक हो गया और फिर वह सफेद कंकाल को देखकर मुस्कुराया। गामा, मिस लॉरा और मिस्टर कुन को नमस्ते कहो। एक पारंपरिक कुलीन समारोह की तरह गामा ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह उन्हें शुभकामनाएं दी। वह इसके बारे में इतना शालीन था कि एक पल के लिए लॉरा और कुन भूल गए कि वह एक मरे नहीं थे और उन्होंने उसका स्वागत किया। बाद में उन दोनों को इसे लेकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उत्सुकतावश लॉरा ने पूछा, मिस्टर झाओ, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि यह मरा हुआ व्यक्ति गारन था? झाओ ने कहा, वह अब गारन नहीं है। भविष्य में दुनिया उसे केवल गामा के नाम से जानेगी। ठीक है गामा, अब तुम जा सकती हो। गामा ने उन्हें प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। लॉरा ने गामा की ओर जाते हुए देखा, फिर उसका सामना झाओ से हुआ। मिस्टर झाओ, गामा किस स्तर का मरा हुआ है? झाओ ने इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि वह 7वें स्तर पर है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है। लॉरा और कुन ने एक दूसरे की आंखों में सदमे की झलक देखी। वे इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि एक काले जादूगर द्वारा एक मृत व्यक्ति को उच्च स्तर के मरे हुए व्यक्ति में बदलना बहुत कठिन था। मिस्टर झाओ, क्या गामा के पास अभी भी उसकी यादें हैं जब वह जीवित था? कुन ने जल्दी से पूछा। झाओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है। शुरुआत में वह बस एक साधारण मरे हुए व्यक्ति जैसा बन गया था, लेकिन फिर मैंने एक रहस्यमय जादू का इस्तेमाल किया जिससे उसे यह याद रखने में मदद मिली कि प्रकाश मंत्र कैसे डाले जाते हैं। हालांकि इससे ये हो गया कि वह अब निम्न स्तर का नहीं रहा, फिर भी ऐसा हुआ उसे किसी भी अन्य स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने में मदद न करें। लॉरा और कुन को वास्तव में समझ में नहीं आया कि कोई मरा हुआ व्यक्ति प्रकाश मंत्रों का उपयोग करने में कैसे सक्षम हो सकता है। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि झाओ ने कौन सा गुप्त कानून खोजा था। ये बहुत स्पष्ट था कि बहुत से काले जादूगर अपने निम्न स्तर के मरे हुओं को उच्च स्तर के मरे हुओं में बदलने के तरीकों की खोज कर रहे थे, लेकिन इतने वर्षों के शोध के बाद उन्होंने बहुत कम प्रगति की थी। अगर उन काले जादूगरों को पता चल जाए कि झाओ के पास ऐसा करने का कोई तरीका है तो वे सभी पागल हो जाएंगे। दोनों ने झाओ की ओर देखा, समझ नहीं आया कि वह उन्हें यह महत्वपूर्ण बात क्यों बता रहा था। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कैसे ग्रीन और मेग उन्हें दृढ़ दृष्टि से देख रहे थे, और हालांकि झाओ का चेहरा उसकी काली टोपी के घूंघट से ढका हुआ था, उन्हें लग रहा था कि वह भी उन्हें देख रहा था। अचानक कुन इसका पता लगाने में सक्षम हो गया और उसने तुरंत कहा, कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर झाओ। हम जो देखते हैं या सुनते हैं उसका कोई भी शब्द हमसे लीक नहीं होगा। मैं माँ की कबीले के सम्मान पर इसकी गारंटी देता हूँ। कुन ने जो कहा उससे सहमत होते हुए लॉरा ने तुरंत सिर हिलाया। झाओ मुस्कुराया। आप दोनों को वास्तव में ऐसी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। सच कहूं तो हालांकि मैं एक मरे हुए व्यक्ति के स्तर को बढ़ा सकता हूं, ये केवल सटीक परिस्थितियों में ही काम करता है। दूसरों के लिए ये सीखना असंभव है कि इसे कैसे करना है। ये कुन और लॉरा ने निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उन दोनों ने सिर हिलाया। उसके बाद लॉरा ने नियर की ओर हाथ हिलाया और उसे कमरे से बाहर चलने का निर्देश दिया। फिर लॉरा झाओ की ओर मुड़ी। आज हमने आपको परेशान किया है मिस्टर झाओ, क्योंकि मैं अपनी जान बचाने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता था। इसलिए हमने 2 छोटे उपहार तैयार किए। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। जल्द ही नियर 2 लंबे बक्से पकड़कर वापस अंदर भाग गया। उनमें से एक के पास गहरे रंग का लबादा था जिसे लॉरा ने निकाल लिया। मिस्टर झाओ, यह एक चांदनी वस्त्र है जो एक काले जादूगर के लिए काफी अच्छा उपकरण है। ऐसा कहने के बाद उसने इसे झाओ को प्रस्तुत किया। झाओ खड़ा हुआ, बागे के ऊपर से देखा और फिर उसने सिर हिलाया। तब मैं विनम्र रहूंगा मिस लॉरा। उसने चांदनी का वस्त्र लिया और ग्रीन को धारण करने के लिए दे दिया। जब लॉरा ने झाओ को गहरे रंग का लबादा लेते देखा तो वह राहत महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने दूसरा लंबा बक्सा उठाया और उसे धीरे से खोला, जिसमें एक जादुई छड़ी दिखाई दी। मिस्टर झाओ, यह एक पवन तत्व जादुई छड़ी है, लेकिन क्योंकि यह एक पवन आत्मा जानवर के खून में भिगोया गया है, ये काले जादू को भी मजबूत कर सकता है। मुझे आशा है कि आप इसे भी स्वीकार करेंगे। झाओ हंसे। मिस लॉरा निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी है। ईमानदारी से कहूं तो ये स्टाफ मेरे लिए किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरी नौकरानी वास्तव में एक जादूगर है। मैं उसके लिए एक उपयुक्त जादुई स्टाफ की तलाश कर रहा हूं, इसलिए मिस लॉरा की मदद बस है सही समय पर आ जाओ। उसने जादुई छड़ी उठाई और मेग को दे दी। लॉरा ने नहीं सोचा था कि झाओ ये स्टाफ सीधे मेग को देगा, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आखिरकार तकनीकी रूप से झाओ ने अभी भी जादुई कर्मचारियों को स्वीकार किया। जब मेग ने पवन जादू के कर्मचारियों को पकड़ रखा था तो उसके चेहरे पर खुशी थी। धन्यवाद मास्टर, उसने झाओ से कहा। झाओ ने सिर हिलाया, फिर वह लॉरा की ओर मुड़ा। चूंकि मिस लॉरा ने हमें ये 2 उपहार दिए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं भी कंजूस नहीं हो सकता। हमें दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष में जाना चाहिए। कृपया मेरे पीछे आओ मिस लॉरा, मिस्टर कुन और युवा महिला। इतना कहकर उन्होंने रास्ता दिखाया। लॉरा और कुन विनम्रतापूर्वक झाओ के पीछे चले गए। जल्द ही कुछ लोग बड़े भोजन कक्ष में पहुंचे, जहां मेरिन ने दोपहर का भोजन तैयार किया था।
जब मेरिन ने झाओ को अंदर आते देखा तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, मास्टर, खाना तैयार है। झाओ ने सिर हिलाया, फिर उन्होंने कहा, मिस लॉरा, मिस्टर कुन, युवा महिला, कृपया बैठ जाएं। यहाँ हम उन बड़े अभिजात वर्ग की तरह नहीं हैं जहाँ बहुत सारे नियम हैं। हम सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। हालांकि लॉरा और कुन इस अनोखी प्रथा के थोड़े खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे दोनों नीर के साथ बैठ गए। मेघ की मदद से मेरिन ने सभी के लिए भोजन निकाला। आज का भोजन बहुत समृद्ध था, कुछ अग्नि मछली के साथ भुना हुआ खरगोश और अंतरिक्ष द्वारा उत्पादित सब्जियां। मेरिन इस दोपहर के भोजन के लिए बाहर गई थी। इससे पहले बुडा कबीले ने एक चर्चा की थी जिसके परिणामस्वरूप लॉरा को इन सब्जियों का स्वाद देने के लिए ये भोजन तैयार किया गया ताकि भविष्य में उनके सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। लॉरा और कुन ने मेज पर रखे व्यंजनों पर ध्यान दिया। भुने हुए खरगोश के मांस, अग्नि मछली और जादुई मूलियों के अलावा कुछ सब्जियां भी थीं जिनसे वे अपरिचित थे। इतना ही नहीं, खाना बनाने का तरीका भी थोड़ा खास लग रहा था। जल्द ही सभी भोजन परोस दिए गए। ये बहुत ही खास व्यंजन थे। लॉरा ने मेज को ध्यान से देखा, लेकिन उसने पाया कि उसे नहीं पता कि यह कौन सा व्यंजन है। कुन भी बर्तनों को देखकर भौहें सिकोड़ रहा था। सच कहूं तो वह खुद को बहुत जानकार मानता था, लेकिन मेज पर खाना कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुन ने अपना सिर हिलाया और लॉरा समझ गई कि वह कह रहा था कि उसने पहले कभी ऐसे व्यंजन नहीं देखे थे, जिससे उसे और भी अधिक उत्सुकता महसूस हुई। झाओ ने लॉरा के चेहरे का भाव देखा और थोड़ा मुस्कुराया। आओ मिस लॉरा, मिस्टर कुन, लेडी नियर, इसे आजमाएं, ये हमारी विशिष्टताएं हैं। लॉरा ने कहा, तब मैं विनम्र रहूंगी। ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार है जब मैंने इतनी बड़ी आग वाली मछली देखी है। मिस को फायरफिश खाना पसंद है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इसे यहाँ खा पाएंगे। मिस्टर झाओ, क्या आपके पास फायरफिश पालने का बहुत अनुभव है? कुन ने पूछा। प्रलोभन। हर कोई जानता था कि कुन वास्तव में क्या मांग रहा था, लेकिन झाओ क्रोधित नहीं हुआ। वास्तव में वह उनके पूछने के प्रलोभन के आगे झुकने का इंतजार कर रहा था। वास्तव में नहीं, हम यहाँ केवल गर्म झरनों के लिए आए थे। मुझे गर्म झरने पसंद हैं, इसलिए हम रुके और बाद में आग वाली मछली पाल ली। दुर्भाग्य से यहाँ का वातावरण हमें बहुत अधिक मछली पालने से रोकता है। बहुत कुछ नहीं बढ़ा रहे। कुन और लॉरा गर्म पानी के झरने की खाई में भारी मात्रा में आग वाली मछलियों को देखने से खुद को रोक नहीं सके। एक ऐसा बिंदु था जहाँ विनम्रता बहुत दूर तक जा सकती थी। कुन ने भौहें चढ़ा दी। मिस्टर झाओ, क्या मैं ये पूछने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ कि क्या आप ये अग्नि मछलियाँ कहीं और से लाए थे? क्योंकि मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं स्टोनी माउंटेन आया था तो गर्म झरनों में बहुत कम छोटी अग्नि मछलियाँ थीं, लेकिन अब वे आप बड़ी हैं और भी बहुत कुछ हैं। भले ही आप फायर मछलियाँ पाल रहे हों, इतने कम समय में इतनी सारी मछलियाँ पालना असंभव होगा। लॉरा जानती थी कि कुन ये क्यों पूछ रहा था। झाओ अभी कुछ समय पहले ही स्टोनी माउंटेन पर आया था, इसलिए उसके पास इतनी सारी अग्नि मछलियाँ पालने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि वह उन्हें कहीं और से लाया होगा। पर कहाँ? शायद उसका उत्तर उन्हें बता देगा कि वह कहाँ से आया है। झाओ ने अपना सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें, मिस्टर कुन, यह एक रहस्य है। साफ था कि उसने जवाब देने से इनकार कर दिया, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुरंत कुन ने कहा, मुझे क्षमा करें, मिस्टर झाओ, मैं असभ्य हो रहा था। इसके बारे में चिंता मत करो। झाओ ने इसे खारिज कर दिया, फिर वह मुस्कुराया, अब हमारी सब्जियों को ठंडा होने से पहले आजमाएं। लॉरा और उसके समूह ने विनम्रतापूर्वक अपने चाकू और कांटे उठाए, मेज पर रखे व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए तैयार हो गए। उनके विपरीत झाओ आग महाद्वीप का मूल निवासी नहीं था, इसलिए वह चॉपस्टिक का उपयोग कर रहा था क्योंकि उसे चाकू और कांटे की आदत नहीं थी। जब से मेरिन ने चीनी भोजन बनाना सीखना शुरू किया, झाओ चॉपस्टिक का उपयोग कर रहा था। ग्रीन और बाकी सभी को लगा कि यह अजीब है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहले ग्रीन झाओ से कहता था कि वह कुछ भी अजीब न करे क्योंकि वह एक महान व्यक्ति था, लेकिन अब जब झाओ के पास जगह है तो ग्रीन शायद ही कभी कुछ कहेगा। वैसे भी वे ब्लैक वेस्ट में रहते थे, इसलिए आपने एक महान व्यक्ति की तरह व्यवहार किया या नहीं, इसे कोई नहीं देख पाएगा। इन दिनों अगर झाओ बहुत अधिक रईसों की तरह व्यवहार करता तो यह अच्छी बात नहीं होती क्योंकि इससे उसकी असली पहचान का पता लगाना आसान हो जाता। अभी झाओ को एक काला जादूगर माना जाता था। महाद्वीप में काले जादूगर एक बहुत ही विशेष पेशा थे जिसे कुछ विचित्रताओं के रूप में पहचाना जाता था। यदि कोई काला जादूगर बहुत सामान्य व्यवहार करता है तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह एक काला जादूगर था। लॉरा और उसके समूह ने झाओ को चॉपस्टिक का उपयोग करते हुए देखा। इसे तेल फल के पेड़ की एक शाखा से बनाया गया था, जिसे चाकू से काटा गया था और तब तक पॉलिश किया गया था जब तक कि इसकी लाल भूरे रंग की लकड़ी चमकदार और सुंदर न हो जाए। झाओ ने अपनी टोपी नहीं उतारी। ये गहरे रंग का रोब सेट दिलचस्प था क्योंकि टोपी के घूंघट को समायोजित किया जा सकता था, इसलिए जब आप खाना चाहते थे तो आपको इसे उतारने की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। लॉरा और कुन ने झाओ को हैरानी से देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह इस तरह क्यों खा रहा है। जब झाओ ने दोनों के चेहरों पर भाव देखा तो वह हंसा। मुझे क्षमा करें, कुछ विशेष कारणों से मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरा चेहरा देखें। ऐसा कहना कोई स्पष्टीकरण न देने से भी बदतर था। यदि झाओ ने कुछ नहीं कहा होता तो लॉरा और कुन ने मान लिया होता कि घूंघट के साथ खाना उसकी एक और विचित्रता थी। लेकिन उसने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। लॉरा मदद नहीं कर सकी, लेकिन खुद से पूछा, झाओ क्यों नहीं चाहता कि दूसरे उसका चेहरा देखें? क्या उसे पहचाने जाने का डर था? क्या वह साम्राज्य में वांछित अपराधी था? लेकिन झाओ ने और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। आखिरकार आज वह दूसरी बार लॉरा से मिला था, इसलिए झाओ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने अपना सिर नीचे रखा और दोपहर का खाना खाया। ये देखकर कि झाओ कुछ नहीं बोल रहा था, लॉरा और कुन ने खाने पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उन्हें बोरियत महसूस नहीं हुई क्योंकि जो चीजें वे खा रहे थे वे वास्तव में स्वादिष्ट थीं। उन्होंने पहले कभी इस तरह से भोजन का स्वाद नहीं चखा था। यह आग महाद्वीप पर आपको जो मिला उससे बिल्कुल अलग था। जब बात आती है कि लॉरा क्या खाती है तो उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। चाहे वह खाना पकाने के तरीके हों या सामग्री, वह बहुत मांग वाली थी। माँ की कंपनी के व्यवसाय का एक हिस्सा सब्जियां और अन्य प्रकार के भोजन बेचना था। स्वाभाविक रूप से उनमें सब्जियों की गुणवत्ता का आकलन करने की क्षमता होनी चाहिए। आखिरकार माँ की कंपनी के सबसे बड़े ग्राहक आम लोग नहीं बल्कि कुलीन लोग थे। जब भोजन की बात आती है तो रईसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उनका स्वाद अच्छा होना चाहिए। लॉरा जब खाने से जुड़ा कोई कारोबार करती थी तो आमतौर पर वह खुद ही उसका स्वाद चखती थी। महाद्वीप में उनकी खाना पकाने की विधियां वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं थी, लेकिन उनकी सामग्री की गुणवत्ता उच्च थी। अन्यथा सामान्य सब्जियों और जादुई सब्जियों के बीच कोई अंतर नहीं होता।
जादुई शक्ति बढ़ाने के साथ साथ जादुई सब्जियों का स्वाद भी सामान्य सब्जियों से कहीं बेहतर होता है। ठीक इसी वजह से लॉरा को मेज पर रखे खाने में बहुत दिलचस्पी हो गई। न केवल खाना पकाने के तरीके अच्छे थे, बल्कि प्रत्येक व्यंजन में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री भी थी। शुरुआत में लॉरा जादुई मूली से बनी डिश को चखना भी नहीं चाहती थी। उनकी राय में जादुई मूली जादुई सब्जियों में सबसे निचले स्तर की थी, इसलिए उन्हें इसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन विनम्रता के कारण उसने एक खा ली और पाया कि यह उसकी अब तक की सबसे स्वादिष्ट जादुई मूली थी। स्वाद शुद्ध और कुरकुरा था। ये बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ था। लॉरा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अन्य सभी व्यंजन आजमाए और सब कुछ स्वादिष्ट था। सबसे महत्वपूर्ण अग्नि मछली थी। उसने पहले भी फायर फिश खाई थी, इसलिए यह व्यंजन उसके द्वारा अतीत में चखे गए किसी भी व्यंजन से अधिक स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये था। यह इतना अच्छा था कि वह खुद को 2 हिस्से खाने से नहीं रोक सकी। मेज के चारों ओर का माहौल अच्छा था और सभी लोग भरपूर आनंद ले रहे थे। दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद वे सभी वापस बैठक कक्ष में चले गए। मेग और मेरिन ने सभी को एक कप चाय उपलब्ध कराई। तभी झाओ ने लॉरा की ओर रुख किया और कहा, मिस लॉरा, आप जानती हैं, अगर आप मेरे पास नहीं आती तो मैं आपसे मिलने चला जाता। लॉरा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हो गई, न जाने क्यों वह उससे मिलना चाहेगा, लेकिन फिर उसने तुरंत पूछा, मिस्टर झाओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मिस लॉरा इसे नहीं देख सकती हैं, लेकिन मेरे लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही मैं एक काला जादूगर हूँ, इसलिए अपने परिवार के लिए पैसा कमाना मुश्किल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मिस लॉरा इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? लॉरा आश्चर्यचकित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झाओ का क्या मतलब है। हालांकि वह झाओ के संपर्क में कम समय के लिए थी, उसने कल्पना की थी कि वह कुछ हद तक अहंकारी व्यक्ति था। उसका अभिमान कुछ ऐसा था जो उसकी हड्डियों में गहराई तक भरा हुआ था। ऐसे लोगों को अपने पैसे की कमी के बारे में खुलकर बात करने की संभावना नहीं थी और वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। तभी लॉरा को तुरंत बाहर आग की मछलियों से भरे गर्म झरनों के बारे में याद आया। आपका क्या मतलब है? लॉरा ने पूछा। वह अभी भी निश्चित नहीं थी कि झाओ का विचार क्या था। मैं कुछ व्यवसाय में आपका सहयोग चाहता हूँ, मिस लॉरा। मुझे नहीं पता कि आप इच्छुक हैं या नहीं। लॉरा की आंखें चमक रही थीं। क्या आप उन आग वाली मछलियों को बेचने की बात कर रहे हैं? झाओ ने हल्की सी हंसी उड़ाई। नहीं, फायर फिश की मात्रा अब बहुत कम है। मैं आपको प्रति माह लगभग 100 मछली ही बेच सकता हूँ। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह एक और व्यवसाय है, जादुई मूली। जादुई मूली, ठीक है। अगर आप बहुत सारी मूली बेचने की योजना बना रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। माँ की कंपनी के हम इसे सहन कर सकते हैं। लॉरा का ये कहना उचित था क्योंकि जादुई मूली कोई कीमती चीज नहीं थी। उसका मानना था कि अगर झाओ उनमें से बहुत कुछ नहीं बेच रहा होता तो वह उससे मिलना नहीं चाहता। झाओ ने लॉरा की ओर देखा और कहा, मिस लॉरा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप सहन कर सकती हैं कि मैं प्रति माह कितनी जादुई मूली बेचने जा रहा हूँ? जहां तक जादुई मूली की गुणवत्ता की बात है तो आपको बस इसका स्वाद लेना है। उसने मेज पर एक जादुई मूली रखी।